Hello students, welcome once again. Today I will start from previous video, that is the public facility. In the previous video I told you about the public facilities. Now the public facilities are the facilities that are provided to the people by the government. ये एक ऐसी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, ठीक है ना. द प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड फैसिलिटीज इन अर्बन एनवायरनमेंट हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट रेजिडेंट्स एंड अदर एंजॉय. आपने देखा होगा जितनी भी पब्लिक सर्विसेज का जो प्रोविज़न है शहरों में, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ के में. जो वहाँ के जो नागरिक हैं वो इसको एंजॉय करते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ प्ले एन एसेंशियल रोल इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस टू क्रिएट वायबल, सस्टेनेबल, हेल्दी एंड कोहेसिव कम्युनिटीज़, ओवरकमिंग सोशल बैरियर्स एंड रेजिंग अचीवमेंट्स. इन चीज़ों से उभरने का एक रास्ता दिखता है. तो मैंने यहाँ पर पहला पॉइंट जो बनाया है वो है दैट मनी इन वन पॉकेट्स कांट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर नीडेड टू लिव वेल. मनी सब कुछ नहीं खरीद सकता. क्या आपको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दे सकता मनी? नहीं दे सकता. सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मेक एडुकेट प्रोविजन फॉर पब्लिक फैसिलिटी. ये सरकार की जिम्मेदारी है. किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है, ये ना. इनकम इज नॉट, सेकेंड पॉइंट है, इनकम इज नॉट कंप्लीटली एन एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटेरियल्स, गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन आर एबल टू यूज. इनकम इज नॉट कंप्लीटली एन एडिक्वेट इंडिकेटर. एक पूरा मापक नहीं, एक सूचक नहीं है. आय जो है, इनकम जो है, एक पूरा सूचक नहीं है of material goods and services that citizens are able to use. Some services should be provided by the government. कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि मनी कांट बाई अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और एंश्योर्स दैट वंस गेट अनअडल्टरेटेड मेडिसिन. ये सब काम तो सरकार करती है. पॉल्यूशन को फ्री करने में योगदान सरकार की तरफ से होता है और हम लोग उसमें भागीदार होते हैं. दूसरा, मार्केट में कोई अनएडल्टेड मेडिसिन ना है, सरकार इस बात पर ध्यान देती है. दिस कैन बी एश्योर्ड ओनली बाई एडिक्वेट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. जब तक सरकार इसमें कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाती है तब तक हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते. तीसरा पॉइंट बेटा, केरला हैज़ ए लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. केरला की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही लो है. मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था केरला की जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ही लो है, ये ना. बिकॉज क्यों है? बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. सिमिलरली इन सम स्टेट्स द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल. तो बेटा यहाँ पर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, यहाँ पर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें अगर हम बात करते हैं तो भारत में तमिलनाडु में ये बहुत अच्छा फंक्शन हो रहा है. तमिलनाडु में पीडीएस का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. तमिलनाडु का एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया है. फॉर सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स टू पुअर पीपल इन रूरल एरियाज, वेयर एज झारखंड डज नॉट हैव सच एन एफिशिएंट सिस्टम. जबकि झारखंड में ऐसा कोई प्रबंध नहीं है. इन तमिलनाडु 75% ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज. तमिलनाडु में 75% लोग रूरल एरियाज में रहते हैं. कहाँ रहते हैं? रूरल एरियाज में रहते हैं. यूज़ आर राशन शॉप, और वो वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाई हुई राशन शॉप्स है उनको यूज़ करते हैं. वेयर एज इन झारखंड ओनली 8% पीपल जो है रूरल में रहते हैं. 8% लोग वहाँ पर रहते हैं. सिंस द हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड रिजनेबल क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन. ये सब इन्हीं चीज़ों पर निर्भर करता है. हेल्थ और न्यूट्रिशनल जो डाइट है वो इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपके राशन शॉप में क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स कैसा है, फूड ग्रेन्स कैसा है. sugar and other items from the PDS.
गेहूँ, चावल, चीनी ये पीडीएस के माध्यम से दिए जाते हैं। तमिलनाडु विलेजेस विल बी बेटर ऑफ देन द रूरल पीपल ऑफ झारखंड। जाहिर सी बात है, तमिलनाडु के लोग, जो गांव के जो लोग हैं, वो झारखंड के मुकाबले में अधिक अच्छे होंगे, अधिक अच्छे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट बेटा जो मैंने बनाया है, दैट इवन टुडे गर्ल्स इन मैनी एरियाज आर नॉट एबल टू अचीव सेकेंडरी स्कूल लेवल स्कूलिंग बिकॉज गवर्नमेंट सोसाइटीज हैज नॉट प्रोवाइडेड एडुकेट फैसिलिटीज। आज भी कई एरियाज ऐसे हैं जहां पर लड़कियों को पढ़ने के लिए बाहर शहरों में जाना पड़ता है। कई गांव ऐसे हैं जहां पर 8 तक क्लासेस हैं, कहीं पर 10 तक है, बहुत कम जगह है जहां पर 12 तक है। तो जहाँ पर 8 तक है या 10 तक है, उनको अचीव करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं है। अब बेटा इसमें आप एक चीज़ देखो, जब हमारे पास फैसिलिटी नहीं होगी किसी भी चीज़ की, जब हमारे पास फैसिलिटी ही नहीं होगी तो हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे, तो हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। ये बात समझ में आई आपको? सबसे बड़ा जो तरीका है कि हमारे पास एडुकेट फैसिलिटी हो, हर चीज़ की प्रबंध हो, हमारे पास प्रबंध हो, ठीक है ना। जब फूड ग्रेन्स प्रॉपर मिलेंगे, न्यूट्रिशियस डाइट मिलेगी, तभी तो एक इंसान स्वस्थ रहेगा, तभी तो एक इंसान स्वस्थ रहेगा। अब यहाँ पर बेटा एक बात मैं बोलना चाहूँगा, यहाँ पर आपकी बुक में एक वर्ड लिखा है BMI। कौन सा वर्ड लिखा है? BMI। तो बेटा BMI एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बॉडी मास इंडेक्स। BMI का मतलब क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है ना। दैट न्यूट्रिशन इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास के लिए न्यूट्रिशियस डाइट का होना बहुत ही जरूरी है। इंटरनेशनली अ स्टैंडर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड टू डिटरमाइन वेदर एन एडल्ट पर्सन इज अंडरन्यूरिश्ड और नॉट। हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई बंदा या कोई व्यक्ति अंडरन्यूरिश्ड है या नहीं है? इसको पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं BMI का, जिसको हम कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। किसका यूज करते हैं? BMI का। इफ वी डिवाइड द वेट ऑफ द पर्सन बाय द स्क्वायर ऑफ हिज ऑब्लिक हर हाइट, वी गेट अ रेशियो विच इज कॉल्ड BMI। तो BMI का फॉर्मूला क्या हुआ? BMI इज इक्वल टू वेट इन kg डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर, हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तब हम उसको बोलते हैं BMI। तब हमारे पास क्या निकल के आएगा? BMI। अब आपको थोड़ा सा डाउट होगा इसमें निकालने में, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इफ द BMI इज बिलो 18.5 द पर्सन इज अंडरन्यूरिश्ड। अगर 18.5 से कम आता है तो वो अंडरन्यूरिश्ड है। एंड इफ इट इज ओवर द 25 द पर्सन इज नोन एज ओवरवेट। फॉर एग्जाम्पल, if the weight of a 1.65 meter tall adult is below 50.5 kg, the person will consider undernourished। तो व्यक्ति की किस में आएगा? कौन सी कैटेगरी में आएगा? undernourished। However, if the same person's weight is over 68 kg, the person is considered overweight। अगर 68 किलो से ज़्यादा है तो वो overweight में आएगा। ये किसकी बात कर रहा हूँ? 1.65 मीटर हाइट की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ? 1.65 मीटर। सो दिस स्टैंडर्ड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द ग्रोइंग चिल्ड्रन। छोटे छोटे बच्चों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। बात समझ में आ गया? अब बेटा आपका जो अंडरन्यूरिश्ड जो वर्ड है, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है? डिफाइन द टर्म अंडरन्यूरिश्ड। डिफाइन द टर्म अंडरन्यूरिश्ड। तो आप क्या लिखोगे? पर्सन हु डज नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन एज पर हिज बॉडी वेट एंड हाइट इज नोन एज अंडरन्यूरिश्ड। इज नोन एज अंडरन्यूरिश्ड। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स
क्या है बेटा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? तो जो HDI है, जो HDI है, ये एक बेस्ट मेथड है टू मेजर डेवलपमेंट को मेजर करने का। ये एक बहुत ही बढ़िया मेथड है, ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय UNDP। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNDP? क्वेश्चन आएगा, इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू मेजर डेवलपमेंट, ठीक है ना। अब आप देखिए ये रिपोर्ट क्या क्या कहती है, ये रिपोर्ट क्या क्या कहती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं UNDP का मतलब। UNDP को मैं आपके लिए लिख देता हूं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। ये HDR पब्लिश करती है, पब्लिश जो होती है वो इसके द्वारा होती है, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। अब देखिए बेटा ये रिपोर्ट क्या कहती है। द रिपोर्ट कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन 3 क्राइटेरिया। 3 क्राइटेरिया हैं। लिविंग स्टैंडर्ड किस पर बेस होता है? पर कैपिटा इनकम कितनी है। नंबर 2 हेल्थ स्टेटस। नंबर 2 क्या है? हेल्थ स्टेटस। जब हेल्थ अच्छी होगी तभी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी, लंबी उम्र जिएगा, ठीक है ना। थर्ड आता है बेटा एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल, एजुकेशन लेवल ऑफ द पीपल। यहां पर हम लोग लिटरेसी रेट एंड एनरोलमेंट रेशो देखते हैं, लिटरेसी रेट एंड एनरोलमेंट रेशो देखते हैं। यहां पर एक लाइन मैंने लिखी है, देखिए आप, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या लिखा मैंने? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इन डेवलपमेंट इट इज पीपल, देयर हेल्थ, well-being that is most important, and it can be assessed with the help of human development index. Following points are important related to this index. पहला पॉइंट क्या बताया मैंने आपको? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डज द कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अभी मैं आपको बताया। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, जो कि हम लोग प्राइमरी स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल्स में, हायर एजुकेशन या बियॉन्ड सेकेंडरी लेवल में हम लोग देखते हैं। एंड थर्ड इज द पर कैपिटा इनकम। ये अभी मैंने आपको तीनों बताए। दूसरा पॉइंट इसमें आता है बेटा, 188 countries are judged, and it is surprising that Sri Lanka, a smaller country in our neighborhood, has attained a respectable rank of 73. इसका जो रैंकिंग है श्रीलंका का, किसका? श्रीलंका का, वो 73 रैंक है इसका। एज पर द HDI रिपोर्ट, इंडिया का जो रैंक है वो 131 है। कितना है? 131 है, ठीक है। सिंस इज फर्स्ट रिपोर्ट इन 1990, पहली रिपोर्ट 1990 में, मैनी इंप्रूवमेंट हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग HDI एंड मैनी न्यू कंपोनेंट्स हैव बीन एडेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। द वर्ड ह्यूमन इन द HDR का मैंने आपको फुल फॉर्म क्या बताया था? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो उसमें जो वर्ड है ह्यूमन, itself clear that the development should cater the aspect of human well-being. मनुष्य का विकास होना चाहिए। किसका विकास होना चाहिए? मनुष्य का विकास होना चाहिए। पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। मनुष्य का विकास कब होगा? जब आप एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, जब आप उसको न्यूट्रिशियस डाइट दोगे, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दोगे, उनके हेल्थ का ध्यान रखोगे, तभी तो उनका विकास होगा। Are much important to the people. Now it is necessary to include poverty level, inequality and environmental aspect to measure human development. To measure human development. अब मैं इसमें आपको एक फ्लो चार्ट दिखाता हूं, जरा फ्लो चार्ट देखिए। फ्लो चार्ट देखिए, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 3 पार्ट किए हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी अभी मैंने आपको बताया, एजुकेशन जिसको मैंने नॉलेज यहाँ पर लिखा है, और नंबर 3 इज अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है ना।
यहाँ पर अगर हम डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करते हैं इकोनॉमी की, तो उसमें हमने नीचे एरो करके दिखाया है रियल जीएनआई, ग्रॉस नेशनल इनकम। जीएनआई का मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, पीपीपी, यूएस डॉलर्स। नॉलेज में मैंने नीचे आपको दिखाया है मैनी ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, नंबर 2 एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कितने साल की स्कूलिंग हो रही है, कितने साल करेगा, ये ना नॉलेज का मतलब क्या है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। पहला जो इसमें पॉइंट मैंने दिखाया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, वो डिपेंड करती है बर्थ पर। किस पर डिपेंड करती है, बर्थ पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने आगे लिखा है एचडीआई के आगे हाईएस्ट 25% मोस्ट हाईली डेवलप्ड कंट्रीज, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें हाईएस्ट 25% है। इंटरमीडिएट जो जितने भी हैं बीच में वो 51% से 75%, दैट इज हाईली डेवलप्ड कंट्रीज। उसके बाद है इंटरमीडिएट 26% टू 50%, वो है मॉडरेटली डेवलप्ड कंट्रीज, मॉडरेटली डेवलप्ड कंट्रीज। और लोएस्ट जो 25% है वो है पुअरली डेवलप्ड कंट्रीज, जो कि पूरी तरह गरीब है, जो विकसित नहीं है। पुअरली डेवलप्ड कंट्रीज, पुअरली डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर हम लोग ने जो बात किया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था बीएमआई एंड एचडीआई, बीएमआई एंड एचडीआई। अच्छा, अभी जब हम स्कूलिंग की बात कर रहे थे तो उसमें एक आता है वर्ड नेट अटेंडेंस रेशो, नेट अटेंडेंस रेशो क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन द टर्म नेट अटेंडेंस रेशो, तो आप क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 attaining school as a percentage of total number of children in the same group, in the same group। चलिए अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो बेटा अब जो लास्ट जो टॉपिक हमें पास बचता है वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। कौन सा टॉपिक है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। आप देखिए जरा फ्लो चार्ट मैंने आपके बनाया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किए हैं, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी और तीसरा है सोशल कोहेजन। ये क्या कहलाते हैं, टारगेट डायमेंशन, टारगेट डायमेंशन। अगर हम इनको डिफाइन करें इनके प्रिंसिपल्स को, तो इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें सबसे पहला पॉइंट है इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। नंबर 2 है कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। नंबर 3 मटेरियल एंड वॉशेस, वेस्ट, मटेरियल्स एंड वेस्ट। नेक्स्ट है रेट ऑफ चेंज। नेक्स्ट है एक्सेस टू एंड वैल्यू, टू एंड वैल्यू ऑफ द एनवायरमेंट। दूसरा पॉइंट है इकोनॉमिक एफिशिएंसी, उसमें है प्रिंसिपल, पहला इकोनॉमिक सिस्टम, नंबर 2 एफिशिएंसी एंड इनोवेशन, नंबर 3 रेट ऑफ चेंज, नंबर 4 इंटरनेशनल कनेक्शन। लास्ट जो है सोशल कोहेजन, उसमें प्रिंसिपल 1 में है पहला ऑब्जेक्टिव लिविंग कंडीशन, नंबर 2 सब्जेक्टिव लिविंग कंडीशन, नंबर 3 इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक्सेस टू रिसोर्सेज, नेक्स्ट नॉलेज एंड स्किल्स, नेक्स्ट गवर्नेंस, नेक्स्ट कल्चर एंड आइडेंटिफाई, और लास्ट है सोशल कनेक्टेड, सोशल कनेक्टनेस। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स development should take place without damaging the environment, and development in present should not compromise with the needs of the future generation। ये आपको ज्योग्राफी में भी किया था आपने, ये आपने ज्योग्राफी में भी किया था। अब बेटा जरा देखिए जरा स्क्रीन पे, that in general the phenomenon of this perennial का मतलब everlasting, सदाबहार जिसको हम कहते हैं। So sustainability of development is important because consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries।
ये किसी का वो नहीं करती है फेवर, चाहे वो नेशनल बाउंड्री हो चाहे वो स्टेट बाउंड्री हो। आवर फ्यूचर इज लिंक्ड टुगेदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? नंबर 1, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट हार्मिंग एनवायरमेंट। नंबर 2 पॉइंट, ग्राउंड वाटर इज अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज। ये तो आपको पता है, आज की तारीख में हमारा ग्राउंड वाटर का हम जरूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ओवर यूज इज फाउंड इन एग्रीकल्चरली प्रोस्परस रीजन ऑफ पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी, हार्ड रॉक्स प्लेट्यूज, एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया, सम कोस्टल एरियाज एंड द रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स। जितना ज़्यादा सेटलमेंट होगा उतना ज़्यादा पानी यूज होगा। आजकल सब लोग बोरिंग करा रहे हैं, ये देखा है ना आपने। नंबर नेक्स्ट पॉइंट है, इट्स ओवर यूज कैन कॉज सीरियस शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग ऑफ और पोटेबल वाटर। आने वाले समय में पानी की कमी हो सकती है। लास्ट पॉइंट है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इट्स जूडियस यूज। तो हमारा क्या काम है, सबको अवेयर करना कि इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। अब बेटा यहाँ पर जो एक बात है, दैट व्हाट आर द मेजर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्वेश्चन आ सकता है, डिस्क्राइब द वेरियस मेजर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मेजर्स क्या क्या है, मैं आपको जरा 5 पॉइंट बताता हूँ। नंबर 1, लेस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। नंबर 3, adopting measure to reduce global warming. Number 4, increased use of renewable resource. Number 5, controlling overuse and creating an awareness to provide sustainable development. ठीक है ना, ये हमारे मेजर्स थे। ये क्या थे? मेजर्स थे। नेक्स्ट बेटा, जो एक सबसे बड़ा बात है, that sustainable development is important for economic growth because, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या आएगा, explain sustainable development is an important for economic growth. explain, तो आप क्या लिखोगे? नंबर 1 पॉइंट, environment must be conserved while development is taking place. जब विकास हो रहा हो तो environment को भी ध्यान में रखना होगा। नंबर 2, the standard of living of all people must be raised. Number 3, resources must be used in such a way that something is conserved for future generation. ठीक है ना, तो बेटा ये था हमारा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। आज ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप बताइए। थैंक यू।